Hello everyone, welcome to my channel Fight for Your Dreams. So let's fight. I am अमनदीप। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी। आज ये हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या, इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इतिहास को कैसे हम समझ सकते हैं। तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान यानी आज और बीते हुए कल के बीच संवाद है, कम्युनिकेशन है। इतिहास हमें बताता है कि आज कैसे बना, आज की जो कंडीशंस है वो कैसे बनी। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई भी घटना बिना कारण के शुरू नहीं होती है। तो वही इतिहास हमें बताता है कि जो पहले हुआ उसका क्या कारण था, या जो आज हो रहा है उसका क्या कारण है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान, आज तथा बीते हुए कल के बीच संवाद है। हम इतिहास अतीत के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए पढ़ते हैं। इतिहास बताता है कि वर्तमान दुनिया कैसे विकसित हुई। इसीलिए एक तरफ जहां हम अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जब हम पास्ट को पढ़ते हैं तो हमें पास्ट को पढ़ते पढ़ते प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंट बनाए रखनी चाहिए, प्रेजेंट में अपनी उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हैं। अतीत को समझते हुए प्रेजेंट को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रेजेंट को समझते हुए पास्ट को समझना। उसी प्रकार वर्तमान का ध्यान करते हुए अतीत पर भी नजर रखनी चाहिए। इतिहास को बांटा गया है, जैसे हम जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो भारतीय इतिहास के लेखन की शुरुआत, अगर इतिहास लिखा गया होगा तो उसकी स्टार्टिंग तो किसी ने की होगी। तो भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत 1817 में जेम्स मिल के द्वारा की गई थी। 1817 में जेम्स मिल के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल तथा ब्रिटिश काल में बांट दिया था। ठीक है, तो भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत 1817 में जेम्स मिल के द्वारा की गई थी। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल में। उनके लेखन की सीमाएं हैं क्योंकि उनका जो विचार था वो यूरोप केंद्रित था। ठीक है, वो यूरोप के रहने वाले थे तो उनका विचार भी यूरोपीय केंद्रित था। वो यहाँ के रहने वाले थे नहीं, तो उन्हें भारतीय समाज की समझ भी कम थी। वे औपनिवेशिक हित से प्रभावित होकर लिख रहे थे, तो वो यहाँ पर राज कर रहे थे, वो औपनिवेशिक बनकर हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो उनकी सोच होगी वो औपनिवेशिक हित से प्रभावित होकर ही प्रभावित होगी। तो बाद में राष्ट्रवादी लेखकों ने भारतीय इतिहास को इन 3 विभाजनों से परे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के रूप में प्रस्तुत किया। तो आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जेम्स मिल की हम पहले बात करते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा। तो इनकी किताब का नाम आई होप सबको लर्न हो ही गया होगा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये था कि एक दृष्टि से उसने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक व्याख्या की नींव डाल दी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भारत को धर्म के आधार पर बांट दिया। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक औचित्य प्रस्तुत कर दिया। वे पहले इतिहासकार थे जिसने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। ठीक है, लेकिन मिल द्वारा प्रदत्त इस नामकरण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों प्रकार के दोष है। अव्याप्ति सही बात भी नहीं है, अतिव्याप्ति कुछ ज्यादा ही उन्होंने देख लिया है। ठीक है, ज्यादा ही सोच लिया है। इस प्रकार के दोषों को देखा जा सकता है। पहला दोष तो ये है, अकेले राजवंशीय इतिहास के आधार पर प्राचीन काल को हिंदू काल कहना उचित नहीं है। अगर हम देखें कि पूरे प्राचीन इतिहास को इन्होंने हिंदू काल बोल दिया है, लेकिन अकेले राजवंश के इतिहास पे तो हम उसको हिंदू काल नहीं कह सकते, क्योंकि रहने वाले लोग तो वहां पे मुस्लिम भी थे। ठीक है, इंडो यूनानी भी थे, शक भी थे, कुषाण भी थे। तो इन सब लोगों ने भी इस परिभाषा को ठीक नहीं बताया। ठीक है, इन राजवंशों में अनेक राजा बौद्ध भी थे। दूसरा, हिंदू शब्द का प्रयोग भारतीय संबंधी इस्लाम पूर्व स्रोतों में नहीं पाया गया। जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है
वो भारत के अंदर जो इस्लाम पूर्व जो स्रोत थे वहां पर कभी नहीं पाया गया। पहले अरबों ने और बाद में औरों ने हिंद देश में रहने वाले लोगों के लिए इसका प्रयोग किया था। तीसरा कारण ये है कि इस काल विभाजन को स्वीकार करने में बुनियादी सवाल ये उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग प्रदेशों में मुस्लिम राजवंश आगमन अलग अलग समय पर हुआ ही है। तो अगर हम इसको हिंदू काल बोलते हैं, प्राचीन काल को, तो वो हिंदू काल केवल राजवंशों के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रदेशों में मुस्लिम राजवंशों का आगमन भी अलग अलग समय पर होता ही रहा है। और फिर मील का काल विभाजन राजवंशों पर आधारित है तो भी उचित नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश विचारकों का भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में एक महती उद्देश्य था। वे उद्देश्य ये था कि भारत में ब्रिटिश राज एवं उसके द्वारा भारतीय स्रोतों के शोषण का ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध करना, बस इतना सही उनका उद्देश्य था। इसके बावजूद साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का यह महत्व रहा है कि इसके द्वारा भारतीय इतिहास के सुव्यवस्थित लेखन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो अब देखते हैं, जब भारतीय इतिहास इस लाइन पर है हम, इस लाइन पर बाद में राष्ट्रवादी लेखकों ने भारतीय इतिहास को इन तीन विभाजनों से परे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अगर ये तीन विभाजन जब भारतीय इतिहासकारों ने बनाए हैं, किए हैं, तो ये विभाजन भी तार्किक विभाजन ही है, क्योंकि ये विभाजन भी यूरो केंद्रित है। ठीक है, तो ये विभाजन भी क्या है, यूरो केंद्रित है। यूरोपीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल के रूप में देखा गया है। जो हमारा विभाजन किया है भारतीय इतिहास का, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो ये विभाजन तार्किक नहीं है, क्योंकि ये विभाजन यूरोपीय इतिहास का विभाजन ऐसा किया हुआ है, ना कि भारतीय इतिहास का। लेकिन भारतीय विद्वानों ने इसी मॉडल को अपना लिया, जबकि यूरोपीय समाज और भारतीय समाज दोनों का आधार अलग था और परिवर्तन की प्रक्रिया जो थी वो भी बिल्कुल अलग थी। प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन और प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कब हुई, लेखन की शुरुआत कब हुई, 18वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी। जैसा कि हमें जानते हैं कि 1817 में पहली बुक लिखी थी जेम्स मिल ने, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। जब भारत में कंपनी का शासन कायम हुआ तो ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, कि ब्रिटिश शासन बना रहे हमेशा के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए शासकों की परंपरा, रीति रिवाज, विधि विद्या आदि का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। तो अंग्रेजों को लगा अगर हमें भारत पर एक स्थायी शासन करना है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज, विधि व्यवस्था को जानना पड़ेगा। तो इन सब को जानने के लिए भारतीय इतिहास को समझना जरूरी है। तो इसी क्रम में भारतीय इतिहास का अन्वेषण शुरू हुआ। तो 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1784 ईस्वी में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। उसके बाद में 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी एवं 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। ठीक है, ये किस लिए स्थापना हुई, भारतीय इतिहास को समझने के लिए। सबसे पहले 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। उसके बाद में 1804 में मुंबई एशियाटिक सोसाइटी एवं 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। अब सब लोग अंग्रेजों को जो प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा, जब लोगों को, सॉरी यहाँ कल लिखा गया है, तो अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रति जब आकर्षण बढ़ा और एक ऐसी विचारधारा विकसित हुई कि प्राचीन काल में भारतीय समाज पश्चिमी समाजों की तुलना में अत्यधिक
उन्नत, सुसंस्कृत एवं विकसित अवस्था में था। इस विचारधारा को प्राच्यवाद कहते हैं। तो जब अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के प्रति अपना आकर्षण दिखाया और उन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने पाया कि जो भारतीय इतिहास है वो यूरोप की तुलना में काफी अद्भुत इतिहास है, क्योंकि जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि हम सभ्यता पढ़ाने आए हैं, वो लोग तो हमसे कहीं ज्यादा सभ्य है। तो ऐसे लोगों ने जब भारतीय इतिहास पर की ओर अपना आकर्षण बढ़ाया, ठीक है, और भारतीय इतिहास की तारीफ करना शुरू की, यानी कि कहना शुरू किया कि भारतीय समाज जो पश्चिमी समाज की तुलना में अत्यधिक उन्नत है, सुसंस्कृत है, विकसित है, ठीक है, तो ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई अंग्रेजों के मन में। तो जो ऐसे विचारधारा के लोग थे उनको प्राच्यवाद कहा जाने लगा। तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। इतिहास अतीत एवं वर्तमान, आज तथा बीते हुए कल के बीच संवाद का नाम है, ठीक है। इतिहास का विभाजन का आधार सबसे पहले 1817 में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ठीक है। उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर किया था, लेकिन ये सांप्रदायिकता के आधार पर बिल्कुल ही गलत समझ में आ रहा है, ये गलत है। उसके बाद में जो हमारे भारतीय विद्वान थे, उन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, सांप्रदायिकता के आधार से तो ये बेहतर ही है, ठीक है, ये विभाजन जो है वो बेहतर ही है। उसके बाद में ये इतिहास का लेखन शुरू क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर शासन स्थायी रूप से चलता रहे, इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास का अध्ययन की शुरुआत की। तो ये शुरुआत सबसे पहले हमारी होती है 1784 में कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, फिर 1804 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, फिर 1823 में लंदन सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। जब अंग्रेज लोगों ने भारतीय इतिहास अध्ययन की ओर अपना आकर्षण बढ़ाया, तब उन्होंने पाया कि जो भारतीय इतिहास है वो पश्चिमी इतिहास की तुलना में काफी सुसंस्कृत है। तो ऐसी विचारधारा को प्राच्यवाद की विचारधारा कहा जाता है। तो उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो प्राचीन काल के अध्ययन के क्रम में काल के विभाजन का क्या आधार हो सकता है? प्राचीन काल के अध्ययन के क्रम में काल का विभाजन का आधार पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब पूर्व ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है? पूर्व ऐतिहासिक काल जिस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में यानी सामग्रियों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अन्य अवशेषों को रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें मोहरे भी आ जाती है, प्रस्तर स्तंभ भी आ जाते हैं, स्तूप भी आ जाते हैं, चट्टान भी आ जाते हैं, ताम्रपत्र मंदिरों की दीवारें भी आ जाती हैं, मूर्तियां, ईंटों पर लिखे हुए जो शब्द होते हैं, ठीक है, यानी ईंटें, ये भी हमारी पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक काल जिस काल की स्टडी के लिए, जिस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्रियां यानी सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अन्य अन्वेषण अवशेष जो होते हैं वो हो और लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, तो ऐसे काल को हम बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। तो अब दूसरा काल आता है ऐतिहासिक काल, जिस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हों और उन लिखित साक्ष्यों का उपयोग, सॉरी यहाँ शब्द लिखा गया है, यहाँ पर साक्ष्य आएगा, यहाँ पर इस जगह पर साक्ष्य आएगा, ओके। तो ऐतिहासिक काल जिस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं तथा उन लिखित साक्ष्यों का उपयोग हो रहा हो, इसमें देशी साहित्य और विदेशी साहित्य सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य जैसे ग्रंथ हो गए, हमारे ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, वेद हो गए, ये सब हमारे लिखित साक्ष्य में आ जाते हैं। कोई विदेशी यहाँ पर आया है, उसने कोई पुस्तक लिखती है, वो हमारे साहित्य में आ जाता है। लिखित साक्ष्यों में धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य वो साहित्य होता है जो धर्म से परे लिखा जाए, जैसे कि हम माने
कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, ठीक है, वो धर्मेतर साहित्य में आ जाएगा, विदेशी साहित्य। इन दोनों के अलावा एक अलग चरण की परिकल्पना भी की गई है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है, इस काल के निर्धारण में दो आधार लिए गए हैं। जैसे हमने पूर्व ऐतिहासिक काल के लिए देखा था कि इसमें केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध होती हैं, और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक सामग्रियां तो उपलब्ध हो, लेकिन साथ साथ में हमारे पास में लिखित साक्ष्य हो, और वो लिखित साक्ष्य पढ़े गए हो या फिर उसका यूज हो रहा हो। और आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, या तो अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन वो पढ़े नहीं है, जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लिपि मिली है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। दूसरा आधार पुरातत्व को बनाया गया है। पुरातत्व यानी इस आधार पर इस काल को कृषि के उपयोग से जोड़कर देखा गया है कि कृषि का उपयोग जब शुरू हो गया है और कृषि का उपयोग का विस्तार कितना बढ़ गया है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल में लिया गया है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के काल का विभाजन पूर्व ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें केवल पुरातात्विक सामग्रियां उपलब्ध होती है लेकिन लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। और ऐतिहासिक काल जिस काल के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं तथा उन लिखित शब्दों का उपयोग हो रहा हो, इसमें देशी साहित्य, विदेशी साहित्य सभी शामिल हैं। इन दोनों के अलावा एक अलग चरण की परिकल्पना भी की गई है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल के निर्धारण में दो आधार है। तो पहला आधार तो ये अध्ययन के लिए हमारे पास में साहित्य साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। दूसरा आधार हमारा क्या है, कृषि के उपयोग से जोड़कर हम इसे ले रहे हैं, जैसे कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। एंशिएंट हिस्ट्री को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, महापाषाण काल। तो ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पार्ट हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता अथवा कांस्य युग, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, महापाषाण काल। तो इस काल के अंदर जो साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनकी अनुपस्थिति है, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। और ये पूरा काल हम जलवायु संबंधी और तकनीकी परिवर्तन की समझ पर इसको समझेंगे, जैसे कि पुरापाषाण काल में लोग कैसे थे, उन्होंने कैसे खाने की खोज की, उसके बाद में किस प्रकार से वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ और लोगों के जीवन के अंदर और उनकी जीवन शैली के अंदर किस प्रकार परिवर्तन हुआ, उसे हम पढ़ेंगे। फिर मध्य काल आता है, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति और महापाषाण काल संस्कृति। यहाँ पर हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो हम यहाँ पर केवल तकनीकी परिवर्तन की समझ से और जलवायु संबंधी समझ से आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों को समझकर इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास में आता है पार्ट 2, वैदिक काल, बुद्ध काल, या फिर महाजनपद काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। तो इस पार्ट को हम कंप्लीट करके पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर दिया करूँ, अगर नहीं भी हो पाए फिर भी मैं अपलोड कर ही दिया करूंगी। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।